हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, मैं हूं अमित। स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बल और गति के नियम, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली बात इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम इस चैप्टर का नाम ले लेना। बोलोगे सर आप तो हर चैप्टर में यही कहते हैं। बिकॉज देखो, जिस चैप्टर को आप जैसे शुरू करते हैं वो चैप्टर आपको उसी तरह से समझ में आता है, इसलिए शुरुआत में ही कह रहा हूँ कि बहुत इजी है। कारण क्या है इजी कहने का? व्हाट इज़ द काउज? काउज ये है कि ये जो चैप्टर है फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, बल, गति के नियम, ये हमारे जीवन में हम डेली करते हैं। ठीक है, डेली हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन ऐसा देते हैं जो बिल्कुल इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, चलो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा बात हो जाए। ठीक है ना, इस चैप्टर का इंट्रो यहीं छुपा हुआ है। देखो, अगर कोई बच्चा जा रहा है रोड पर और तुम अपने साइकिल से कुछ स्पीड में जा रहे हो और दूर से ही तुमने उस बच्चे को देखा, तुम तुरंत डिसीजन लिया कि किस समय ब्रेक लगाना है, कितने ताकत से लगाना है। न तो तुम इतना ज़ोर से ब्रेक लगाते हो कि पूरा हाथ ही तुम अपना तोड़ लो, कि ब्रेक तोड़ दो, और ना ही तुम बहुत स्लो लगाते हो। तुम एकदम प्रोपोर्शनेट, एकदम उसको क्या कहते हैं हिंदी में, समानुपाती तरीके से तुम अपना ब्रेक दबाते हो और साइकिल अच्छे ठीक ठाक जगह पर रुक जाता है और बच्चे को कुछ नहीं होता है। बच्चा अगर बहुत दूर में है तो तुम कैलकुलेट करते हो अपने दिमाग में कि ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं। बच्चा रोड क्रॉस कर ही जाएगा तो क्यों ब्रेक लगाएं? दैट इज़ द लॉज ऑफ मोशन। तुम अगर इतना कुछ कर पा रहे हो बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए, बस यूं ही जा रहे हो और कर ले रहे हो इतना, इसका मतलब तुम इस चैप्टर को पहले से जानते हो। कुछ भी नया नहीं जानना है। नया क्या जानना है? बस वो टर्म्स, वो बातें, वो नया नया शब्द हम लोग जानेंगे कि जड़त्व क्या है, क्या किए जो कि हम उसको न्यूटन का पहला नियम कह दिए, क्या किए उसको हम न्यूटन का दूसरा नियम कह दिए। ठीक है ना, संवेग क्या हो गया, आवेग क्या हो गया, ये सारी बातें हम लोग आज जो करने वाले हैं वो सब हम लोग वही बात करने वाले हैं जो एक्शन एंड रिएक्शन हम लोग डेली लाइफ में अपना करते हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में अगर कुछ देखना है तो वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स। सो व्हाट इज द फोर्स? बल क्या है? ठीक है, बल क्या है? तो बल के बारे में कहा जाता है कि बल क्या है भैया? तो ये तो एक धक्का है। धक्का, बल क्या है? एक धक्का है या फिर एक खिंचाव है। धक्का है या फिर एक खिंचाव है। पुश है या फिर एक पुल है। ठीक है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप 5 क्लास में होते, 6 क्लास में होते, तो फिर इतना ही बात हो करके यहाँ पर बात खत्म हो जाता कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन आप पिछले चैप्टर में वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और भी कुछ चीज़ें, कुछ इक्वेशंस आपने पढ़ लिया है। तो अब जो बल का हम लोग डेफिनेशन की बात करें या बल का कंसेप्ट को समझने की बात करें, वो हम करने वाले हैं उन टर्म्स के आधार पर। यानी कि बल के डेफिनेशन में कहीं ना कहीं अब एक्सीलरेशन आना चाहिए, बल के डेफिनेशन में कहीं ना कहीं वेलोसिटी की बात आना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन आपकी समझ उसके ऊपर पूरा अच्छे से होना चाहिए। आपको पूरा ये अंडरस्टैंडिंग अपने भीतर होना चाहिए कि फोर्स का क्या रिलेशन है एक्सीलरेशन के साथ, क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, बिकॉज वो चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अगर आप 6 क्लास में होते, 7th में होते, शायद इतना कहकर मैं अपना ये बल का डेफिनेशन यानी फोर्स का डेफिनेशन को यही चैप्टर क्लोज कर देता। लेकिन आप 9th में हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि पुल का, तो पुल में क्या हो रहा है? पुल में क्या हो रहा है कि ये ठेला है और ये आदमी, ठीक है, ये नवयुवक आदमी इस ठेला को पकड़ के खींच रहा है।
खींचने में क्या हो रहा है कि जो वस्तु में गति पैदा करना है, जिसमें मोशन प्रोड्यूस करना है, जिसमें मोशन लाना है जिस बॉडी में, वो बॉडी के पहले फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये उसको कहीं और खींच रहा है, ठीक है ना। और वहीं धक्का की जब बात होती है तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसे धकेल रहा है, ठीक है। तो बेसिक बात यही होता है कि मोशन पैदा करने वाला, मोशन का जो काउज होता है, अगर मोशन के डायरेक्शन में बॉडी के पहले खड़ा है, ठीक है ना, मोशन किधर होगा ठेला का, इस तरफ होगा, और इस तरफ मोशन होगा तो पहले जो मोशन का कारक है, मोशन का जो कारक है वो पहले चल जाता है, और वो जो बॉडी को मोशन में लाना है वो पीछे पीछे आ रहा है, तो जनरली इसको हम लोग पुल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है लेकिन आप दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि गति के दिशा में जिस पिंड में गति हो रहा है उसके पहले अगर गति का कारक चल रहा है, गति पैदा करने वाला चल रहा है, तो कहा जाएगा कि वहाँ पर पुल हो रहा है। और अगर पहले जो वस्तु में मोशन पैदा किया है पहले वही चल जाता है, बाद में उसका कारक आता है, उसको कहा जाता है पुश। तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि खींचना किसको कहते हैं और धक्का किसको कहते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर में कुछ भी नया आपको मिलेगा ही नहीं, बस नया नया नाम जानेंगे आप। तो ठीक है, नाम जानने के लिए तो बैठे हुए हैं, और बहुत ही इजी वे में हम लोग हर एक चीज़ का नाम जानते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, चलो पुल का एक और डेफिनेशन मैंने सोचा कि चलो पुल में क्या ही और एक एग्जांपल खोज ही लिया जाए। जैसे अगर तुम्हारा कोई दोस्त बाय चांस कहीं से फिसल गया है या किसी ने धक्का दे दिया है, तो फिर उसको तुम्हें अगर बचाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको पुल करना पड़ेगा। यहाँ पुल की बात होगी, ठीक है। तो वो जो तुम्हारे द्वारा एक्शन किया जा रहा है, या फिर जो भी एक्शन कह लो, रिएक्शन कह लो, जो भी तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है अपने दोस्त के लिए, दैट इज कॉल्ड पुल। तो पुल कर रहे हो तुम, लेकिन वो फोर्स का ही एक प्रकार है, वो बल का ही एक प्रकार है, तुम असल में बल ही लगा रहे हो, ठीक है। तो पुल कर रहे हो तो भी बल लगा रहे हो, और जिस किसी बेवकूफ़ ने या जिस किसी ने भी ऐसा किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने पुश किया होगा। सो ये कहीं से भी ठीक नहीं है, चलो हटाओ इसको। अब देखो, अब जो हम लोग आगे यहाँ पर देखने वाले हैं वो क्लास 9th के कंपेटेबल चीज़ हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सो बी रेडी। अब जो बताने वाले हैं थोड़ा सा अलर्ट रहना, कुछ खास नहीं है। देखो, सबसे पहला इसको पिक्चर नंबर 1 कह देता हूँ, और इसको पिक्चर नंबर 2 कह लेता हूँ, ठीक है, 2 है, कोई बात नहीं है। ये 2 पिक्चर है और ये 3rd पिक्चर है अपना। तो तीनों पिक्चर के बारे में अभी बात करेंगे। पिक्चर अच्छा है या नहीं? ओके, कमेंट में बता दो। बड़ा मेहनत लगता है ये सब ढूंढने में भैया आपके लिए। फर्स्ट पिक्चर को देखिए। फर्स्ट पिक्चर में कुछ 3-4 लोग मिल करके, फर्स्ट पिक्चर को देखो ठीक से, 3-4 लोग मिल करके क्या चाह रहे हैं? 3-4 लोग मिल करके फोर्स लगा रहे हैं। किस पर्पस से फोर्स लगा रहे हैं? उनका क्या उद्देश्य है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति के ऊपर फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स लगाने का उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों बल लगा रहे हैं? तो वहाँ बल लगाने का उद्देश्य है कि ये जो रेड टी शर्ट वाला जो बंदा है, ये रेड टी शर्ट वाला जो आदमी है, प्लेयर है, आदमी क्या बोलूँ, प्लेयर है, इसके मोशन को रोक देने के लिए, ठीक है, मोशन को रोक देने के लिए। तो गति वो व्यक्ति करना चाहता है, वो व्यक्ति किसी भी हाल में गति करना चाहता है, उसका पूरा एकदम सारा का पूरा, उसने अपने शरीर के सारे ताकत को निचोड़ कर बस गति करने को पूरा प्रयास वो कर रहा है, वो पूरा ट्राई कर रहा है गति हो जाए। लेकिन ये चारों का चारों क्या लगा रहा है उसके ऊपर फोर्स, ठीक है, ये चारों का चारों क्या चाहता है? गति को रोकना। ये चारों का चारों गति को रोकना चाहता है। एंड द नेम ऑफ प्ले, इस खेल का नाम क्या है? नेम ऑफ द गेम कबड्डी। यह आप सब जानते हैं। कबड्डी में अगर ये
जैसे ही पिक्चर देखा होगा सबको पता होगा ये कबड्डी है, सबने खेला है, तो ये अगर छू लेता है तो फिर ये जीत जाएगा। तो ये चारों पूरा कोशिश कर रहा है मोशन को रोक दें, लेकिन ये जो है रेड शर्ट वाला, रेड टी शर्ट वाला, ये भी पूरा का पूरा फोर्स लगा रहा है, पूरा ताकत लगा रहा है। वो किस काम के लिए ताकत लगा रहा है? देखो, बल को हम लोग कुछ और टर्म्स में जानेंगे। पुल और पुश तो होता ही है, सब जान रहे हैं, लेकिन उस पुल और पुश के कारण क्या क्या होता है वो देखने वाले हैं। और हम लोग गति के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ समझेंगे, गति के संदर्भ में सब कुछ समझेंगे। तो पहले तो देखो, ये सारे ब्लू टी शर्ट वाले इसे विराम में लाना चाहते हैं, गति से विराम में लाना चाहते हैं, गति को रोकना चाहते हैं। ठीक है, गति को रोकना चाहते हैं, क्या मतलब है? गति को रोकना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब हो गया गति, चलो इसको भी हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। गति से विराम में लाना, गति से विराम में लाना। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर क्या हो जा रही है? दूसरी बात यहां पर हो जा रही है, ये जो रेड टी शर्ट वाले भैया कर रहे हैं और ये जो येलो टी शर्ट वाले भैया कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों यहां पर, ये दोनों चाहते हैं कि हम विराम में ना रहें, विराम से गति में आना। ये खुद के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, खुद के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये रेड टी शर्ट वाला, और ये चाहता है गति करें, और गति करने के लिए बल लगा रहा है। और ये येलो टी शर्ट वाला जो है, ये बॉल में गति लगाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन दोनों का देखो पर्पज जो है, दोनों का, चाहे ये रेड टी शर्ट वाला हो चाहे ये येलो टी शर्ट वाला स्पोर्ट्समैन हो, दोनों ही ये चाह रहा है कि गति हो। रेड टी शर्ट वाला पूरा ताकत लगा रहा है जमीन के ऊपर, पूरा फोर्स लगा रहा है कि उसके अंदर गति हो जाए, और येलो टी शर्ट वाला पूरा ताकत लगा रहा है, पूरा ट्राई कर रहा है अपना कि बॉल में गति हो जाए। ठीक है, लेकिन दोनों का पर्पज क्या है? बल लगाने का। बल लगाने का दोनों का उद्देश्य एक ही है, गति हो जाना। विराम में कुछ है, वो गति में आ जाए। इन चारों ने इसको जकड़ के रखा हुआ है, ये चाहता है कि यहाँ गति हो जाए। बॉल पड़ा हुआ था जमीन पर, ये चाह रहा है कि गति हो जाए, और ये गति आ भी जाएगा। जैसे ही पैर लगेगा इस बॉल में, फोर्स लगेगा बॉल में, बॉल मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स का पहला काम था गति से विराम में लाना। ठीक है, तो पहला के लिए देखो ये सब था, पहला वाला बात जिसके लिए भी लिखा गया वो इसके लिए लिखा गया था। दूसरा पॉइंट जो है इसके लिए है और इसके लिए है। ठीक है, इन दोनों के लिए दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा गया है। और अब चलो तीसरा पिक्चर पर। ठीक है, दो बातें तो समझ में आ रही है कि बल का यूज कहाँ कहाँ होता है, बल का पर्पज क्या क्या होता है। कोई वस्तु अगर विराम में है उसको गति में लेते आने के लिए बल लगाया जाता है, या फिर दूसरी बात होती है कि कोई वस्तु अगर गति में है उसको विराम में लाने के लिए बल लगाया जाता है। ठीक, विराम से गति में लाने के लिए बल, गति से विराम में लाने के लिए भी बल। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर जा रहे हैं। तीसरा पिक्चर को देखो ठीक से, और अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर पिक्चर भी बना दिया मैंने क्या बनाया, मैंने गूगल से लिया है, सॉरी मैंने नहीं बनाया है। तो ये बॉल आया, बॉल यहाँ आया, और ये बैट्समैन है, सबको पता है बैट्समैन है, इसने बल्ला घुमाया और बॉल इधर चला गया। और बॉल देखो यहाँ पर हुआ क्या है, बैट्समैन ने फोर्स लगाया है बॉल पर, बैट्समैन ने बॉल पर फोर्स लगाया है, देयर इज नो डाउट देयर। लेकिन वो फोर्स लगा करके क्या किया है, वो फोर्स लगाकर उसने बॉल को एक अलग डायरेक्शन दे दिया। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, जिस दिशा से बॉल आ रहा था, और ये सीधे इसको चले जाना था और जाकर विकेट में जाकर लग जाना था, बैट्समैन ने उस बॉल को क्या किया, एक नया दिशा दे दिया, बॉल की दिशा को बदल दिया। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, बॉल के गति की दिशा को बदल दिया। तो तीसरा पॉइंट बल का क्या आ जाता है, यानी कि बल का उद्देश्य कभी गति से विराम में लाने के लिए हो सकता है। बल का उद्देश्य हो सकता है कि कोई विराम में है, कुछ पड़ा हुआ, फुटबॉल पड़ा हुआ है, मारो पैर से, लगाओ पैर से उसके ऊपर एक फोर्स
और उसको मोशन में डाल दो, गति में डाल दो। और तीसरा बात हो सकता है कि कोई भी वस्तु गति में है तो उसके गति की दिशा को बदलने के लिए, उसके गति के दिशा को बदलने के लिए, थोड़ा सा इस बोर्ड पर अभी कच्चा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट अभी तक में जितना आपसे बात हुआ। अब देखो बेसिकली बात आपका यही हुआ, इतना ही हुआ है कि 3 बातों पर हम लोगों ने अपना अब तक में डिस्कशन किया। अब ध्यान से देखना, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये तीनों ऐसा बात है जो अपने जीवन में हम सब ने किया है, आपने भी किया है। कबड्डी किसने नहीं खेला है, बैट बॉल किसने नहीं खेला है, फुटबॉल में लात किसने नहीं मारा, सब ने मारा है। तो अब उसको थोड़ा सा जो आपका पिछला चैप्टर है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब टर्म्स में अब बात करते हैं। देखो पहला वाला बात, गति से विराम में लाना, गति से विराम में लाना, यानी कि वेलोसिटी पहले कुछ ना कुछ था, मान लो x मीटर पर सेकेंड था, वेलोसिटी कुछ ना कुछ था, मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। उसको आपने क्या किया, ठीक है, चलो थोड़ा सा और, जब इतनी बातें शुरू हो गई है तो और कुछ करते हैं, ठीक है। देखो और क्या करने वाले हैं, गति से विराम में लाना, यानी कि स्टार्ट में उसका वेलोसिटी होगा, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड था, अरे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी रहा होगा इसका। जब ये प्लेयर गया होगा इसके टेरिटरी में, इसके जो भी कहा जाता है कबड्डी में, इस लाइन के अंदर आया होगा तो इसने रेड मारा होगा और इन चारों को इसने टच किया होगा, उसके बाद बहुत ही तेजी के साथ ये लौट रहा होगा। तो इन चारों ने क्या किया, इन चारों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते ही इसके गति को, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड का जो इसका मोशन था, इसको तुरंत धर करके 0 मीटर पर सेकेंड कर दिया, यानी कि इसे रोक दिया। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। तो मैच सबने देखा है, सबने खेला है, तो इंटरेस्टिंग तो होता ही है। सबने पकड़ के इसे धर दबोचा, रोक दिया। तो वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आया? याद आया? अगर याद आया है तो ठीक है, इसे कहा जाता है मंदन, डिसेलरेशन। मंदन, डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। पढ़ाया था ना, याद करो, या पिछला क्लास जाकर एक बार रिवाइज करो, तब यहाँ आकर के फिर से ये क्लास पढ़ो, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन डिसेलरेशन का कंसेप्ट कच्चा है तो यहाँ बहुत दिक्कत आने वाला है। फिलहाल तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जब भी कोई बॉडी बहुत स्पीड में जा रहा है, या जो भी स्पीड में जा रहा है, अगर उसका स्पीड अचानक से घट जाए तो उसे कहा जाता है मंदन, डिसेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, विराम से गति, विराम से गति में आना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो विराम से गति में आना। अब यहाँ क्या हो रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, जैसे ये बॉल पड़ा हुआ था, इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, इस बॉल का, चलो ठीक है कलर चेंज, इस बॉल का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, इस बॉल का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था। ये फुटबॉल प्लेयर आया, अपना फुट लेकर, अपना लात से इसके ऊपर फोर्स लगाया, और मान लेते हैं जैसे ही इसका लात इस बॉल पर पड़ा, ये बॉल उड़ा 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अब क्या देख रहे हैं आप, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि। और वेग में वृद्धि को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग में वृद्धि को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो फिर हमने पहले क्या देखा, मंदन, और अब क्या देखने को मिल रहा है, त्वरण। तो ये जो विराम से गति में लाना, असल में ये क्या है आपका, ये है त्वरण। विराम से गति में लाना, ये क्या है एक्चुअल में,
ये है त्वरण। ठीक है, तो हम अब क्या देख रहे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को फिजिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि विराम में है गति में आ गया, गति है विराम में आ गया, लेकिन अब उन्हीं बातों को शॉर्ट कर रहे हैं। देखो, गति से विराम में लाना, अब इतना बात नहीं कहूँगा, सीधा कहूँगा मंदन में लाना। फोर्स लगाया जाता है, पुल या पुश किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, मंदन करना। उसका उद्देश्य क्या होता है, त्वरण करना। उसका उद्देश्य क्या होता है, गति की दिशा को बदलना। और देखो, मंदन कहना अलग से जरूरी नहीं है। मंदन अगर ना भी कहें, आप त्वरण कह रहे हैं, तो मंदन भी त्वरण का ही पार्ट है। बस यही बात है कि त्वरण अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसको त्वरण कहते हैं, लेकिन अगर त्वरण -5 मीटर पर सेकेंड है तो उसको मंदन कहते हैं। कुछ अंतर तो है नहीं। ठीक है, अब तक में हमने ये देखा कि पहला और दूसरा और तीसरा केस आया था। ठीक है, तीनों पे बात करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है बच्चा। पहला केस था कि सर मंदन हो गया। ठीक है, दूसरा केस आया कि सर त्वरण हो गया। तीसरा केस आया कि सर दिशा बदल गया। ठीक है, मंदन हो गया, त्वरण हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया। तीनों को अब हम देखने वाले हैं और कुछ तब आगे हम लोग का और डेफिनेशन बनेगा। आज हम आपको पुल और पुश बराबर फोर्स का जो कंसेप्ट है उससे एक कदम आगे लेके जाने वाले हैं, इसलिए रेडी, नाउ स्टार्ट। मंदन, देखो इसके लिए एक एग्जांपल तुमको देते हैं। कहीं अगर एक्सीलरेशन है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है त्वरण। एक्सीलरेशन ही कहा जाता है। कहीं भी अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो उसको त्वरण कहा जाता है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मंदन। मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण। एक्सीलरेशन अगर -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो उसको हम लोग मंदन कहते हैं या फिर ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। देखो, कहने का सेंस मेरा यहाँ पर यह है कि मंदन को यानी कि डिसेलरेशन को अगर आप त्वरण कह देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, बात एक ही है, बस वही बात है कि जब भी कभी त्वरण का मान पॉजिटिव आता है तो उसको त्वरण ही कहा जाता है, लेकिन अगर त्वरण का मान निगेटिव में आ जाता है तो उसका एक और नाम होता है मंदन। ठीक है, उसका एक और नाम हो जाता है मंदन। तो क्या मंदन की जगह त्वरण लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। ठीक है ना, त्वरण लिखा जा सकता है। जैसे देखो, त्वरण अगर धनात्मक है तो भी त्वरण कहा जाता है, त्वरण अगर ऋणात्मक है तो उसको मंदन कहा जाता है। लेकिन है ये त्वरण का ही पार्ट, तो त्वरण दोनों के लिए यूज होता है, त्वरण के लिए भी और मंदन के लिए भी। त्वरण का इंग्लिश क्या होता है? एक्सीलरेशन। त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन। सो इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और देखो, इतना जो कुछ भी बोले हैं, ये एक्सीलरेशन डिसेलरेशन कुछ भी बोले हैं, मंदन को डिसेलरेशन कहा जाता है, ये जो कुछ भी तुमसे बोले ये पिछले चैप्टर में हो चुका है, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस याद दिलाने के लिए इतना कुछ किए हैं। ठीक है, याद दिलाने के लिए इतना किए हैं। अब फिर से यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मंदन हो गया, यहाँ त्वरण हो गया, या यहाँ गति की दिशा बदल गई। हर हाल में कौन जिम्मेदार है? फोर्स जिम्मेदार है। अब चलो तुमको एक और बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा रह गया, दिशा में परिवर्तन। चलो इसके लिए अलग बोर्ड पर आते हैं। देखो, आप एक बात बताओ, त्वरण का डेफिनेशन आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर।
त्वरण का डेफिनेशन आपको क्या बताया गया था? वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। यानी कि वेग में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा तो कितना टाइम लेके वो परिवर्तन हुआ, इसी रेट को त्वरण कहा जाता है। अगर मान लो कोई बॉडी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है और कुछ ही देर में, यानी कि 2 से 3 सेकंड में, अगर वो 3 सेकंड में, मान लो 3 सेकंड में वो अब सपोज 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। अगर मान लो कि कोई मोटरसाइकिल या फिर कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था और उसने अपना एक्सीलेटर दबाया और टाइम लगा 3 सेकंड का, और 3 सेकंड में उसका वेग हो जाता है 22 मीटर प्रति सेकंड। तो तुमसे पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन क्या है बताओ। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस बारे में तो सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है v-u/t। तो क्या हो जाएगा भैया? 22 - 10/3, तो ये हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात छुपा हुआ है। पिछले क्लास में देखो, पिछले क्लास में बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें एक बात हुआ था कि ये जो कुछ भी बातें होती है ये रैखिक गति के लिए होता है। रैखिक गति यानी कि बॉडी एकदम सीधा रेखा में जा रहा है तो ही ये कंसेप्ट है, सीधा रेखा के लिए ही ये कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ सीधा रेखा के लिए। सीधा रेखा पर अगर बॉडी चल रहा है तो ही ये सब बातें होती है, ठीक है। अगर बॉडी कहीं पर भी टेढ़ा हो रहा है तो फिर वहाँ कंसेप्ट चेंज हो जाता है। और क्या क्या चेंज होता है उसके लिए हम लोग को अभी परेशान होना ही नहीं है, वो परेशान होंगे 11th में। हैप्पी? बहुत लोग खुश हो गए कि हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का पढ़ो। ये जो कुछ भी होता है स्ट्रेट लाइन पे होता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब है कि यहाँ दिशा नहीं बदलता है, दिशा नहीं बदलता है। नाक के सीधे बॉडी चलता रहता है, नाक के सीधे कार चलता रहता है। उस स्थिति में अगर कार का वेलोसिटी बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा होगा कि 9th क्लास में टर्न लेने के लिए मना किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर टर्न लें तो क्या होगा? ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, लेकिन टर्न लें तो क्या होगा? देखो टर्न लेने पे क्या होगा उसी के बारे में अब बात करते हैं। वेग बराबर होता क्या है पहले ये बता दो हमको। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन तुम कह दिए, तो बताओ वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है, ठीक है, वेग बराबर होता है परिमाण प्लस दिशा। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। परिमाण अक्सर मीटर पर सेकंड में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है, इसी तरह का कोई यूनिट में होता है। और दिशा तो आपको पता ही है कि अप, डाउन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरह का दिशा होता है। लेकिन आप सबको पता है कि वेग एक सदिश राशि है, ये पता है ना। पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में इन सारी बातों को हो चुका है। देखो आज का क्लास, ये सच है कि कुछ भी इसमें नया होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन टर्म्स जो आने वाले हैं ना वो पिछले क्लास का बार बार आएगा, इसलिए ध्यान से देखो। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो फिर इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सपोज कि कोई वेग, कोई बॉल है, वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था, पूरब के दिशा में जा रहा था, ठीक है। कोई बॉल है वो पूरब के दिशा में जा रहा था, बॉल यहाँ पहुँचा, यहाँ पर एक बल्ला से ये चोट खाया, और ये बल्ला कोई बैट्समैन पकड़े हुए था, ये बल्ला से चोट खाया और चोट खाने के बाद ये
कहाँ भागने लगा, ये साउथ वेस्ट की तरफ भागा, दक्षिण पूरब की तरफ भागा। आप सबको पता है कि अगर हम लोग इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ होता है। तो इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट कहा जाता है। तो ये बॉल साउथ वेस्ट की तरफ भागा। तो तुम बताओ, ये बॉल जब इस तरफ जा रहा था, ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल को ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। ये बॉल जब पूरब की तरफ जा रहा था, तो इसका वेलोसिटी अगर तुमको लिखने के लिए कहा जाए कि बताओ इसका वेलोसिटी उस समय कितना था जब ये पूरब की तरफ जा रहा था, तो इसका वेलोसिटी होता, मान लो कि 100 मीटर पर सेकेंड। तो लिखना पड़ता है यहाँ पर पूरब की ओर, बिना दिशा लिखे हुए, बिना दिशा लिखे हुए, सॉरी ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, चलो देखो अब देखो इस बॉल के बारे में बात हो रहा है जो इधर जा रहा है, टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको, यही समझ लो कि एक बार रिप्ले होता है मैच में, वही रिप्ले हो रहा है। चलो रिप्ले को देखो, ये बॉल जब इस तरफ जा रहा था उस समय अगर तुमसे पूछा जाता कि बताओ इस बॉल का क्या वेलोसिटी है, बताओ इस बॉल का क्या वेग है, क्या बताते तुम इसको, 100 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर। चलो भैया चलो ठीक, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड पूरब दिशा में, ठीक समझ में आ जाएगा बात। 100 मीटर पर सेकेंड पूरब दिशा में इस बॉल का वेग था। बल्ला लगा, बल्ला लगा, अब ये इस तरफ बॉल मुड़ गया और बॉल अब यहाँ है, और अब इस जगह पर जब बॉल है तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ अब कितना है वेग। मान लो ये वेग v1 था, अब ये v2 लिखा हो तुम यहाँ पर, और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि ये 100 मीटर पर सेकेंड का ही वेग से जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, लेकिन अब तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि दक्षिण पूरब की ओर, सॉरी दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब तुम एक बात बताओ, v1 है आपका 100 मीटर पर सेकेंड पूरब दिशा में। हमेशा याद रखना, जब भी कभी वेग का डेफिनेशन लिखा जाता है तो तुमको वहाँ पर कुछ नंबर लिखना पड़ता है, बगल में उसका दिशा लिखना पड़ता है। बिना दिशा लिखे हुए वेग अपने आप में पूरा नहीं माना जाता है। तो अब ये हालत अगर है तो v1 मतलब हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड पूरब दिशा में, और v2 तब क्या हो जाएगा, अगर v2 यहाँ का वेग है तो v2 क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड दक्षिण पश्चिम की ओर। और हम कहें कि वेलोसिटी को पूरा तभी माना जाता है जब उसमें कुछ नंबर, जैसे 100 मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है नंबर का, अब फिर बगल में दिशा लिखा जाए तब कंप्लीट माना जाता है वेग को। अब तुम बताओ क्या v1 यहाँ पर v2 के बराबर है, क्या v1 v2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी 100 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। याद रखना इस बात को, कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वेग का मतलब है ऐसा और वेग का मतलब परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है। जैसे खाना में अगर मान लो खाना में चावल, खाना जब बोलेंगे तो चावल के साथ दाल, कौन सा सब्जी, मान लो खाना के साथ खाना में खाना, ठीक है। राम के घर खाना बना है, चावल बना, ठीक है, प्लस दाल बना, प्लस कोई साग बना है, साग समझते हो ना, साग, तो चावल दाल साग बना है। और शाम के घर खाना में चावल भी बना है, लेकिन चावल के साथ साथ वहाँ पर
क्या हुआ है कि सोयाबीन आलू का दम बना है, सोयाबीन आलू का दम बना है। तो क्या राम के घर का खाना और शाम के घर का खाना बिल्कुल सेम कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, जबकि राइस दोनों में सेम है, लेकिन बाकी क्वांटिटी अलग हो गया ना। कुछ उसी तरह का बात यहाँ हो रहा है। यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड है लेकिन पूरब दिशा में है, यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो वेग को हम नहीं कह सकते हैं सेम। इसका मतलब है कि बैट ने जो फोर्स लगाया, बैट ने क्या लगाया यहाँ पर? फोर्स लगाया। बैट ने जो फोर्स लगाया उसने क्या किया है? वेग में परिवर्तन किया है। वेग, अगर तुम इस वेग को, बॉल का इस पॉइंट पर जो वेग है और बॉल का इस पॉइंट पर जो वेग है, इन दोनों को अगर तुम बराबर नहीं कह सकते हो तो फिर स्वीकार कर लो कि इस बल्ले ने क्या किया है? इस बल्ले ने बल लगाकर इस बॉल का वेग में परिवर्तन कर दिया है। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि जैसे ही वेग में परिवर्तन लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि त्वरण हो गया। इतना तामझाम, इतना बातचीत सिर्फ इसलिए हमने किया क्योंकि हमारा पहले का ऐसा कंसेप्ट है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, और यहाँ वेग में परिवर्तन हो गया है। दिशा के बदल जाने से भी वेग में परिवर्तन हो जाता है, यही बात आपको बता रहे थे। तो मूल रूप से मुझे क्या कहना है हम वहाँ आ जाते हैं। मेरा इतना कहने का मेन उद्देश्य यही था कि हम इसमें भी लिखना चाहते हैं कि यहाँ त्वरण हो रहा है, भले ही ऋणात्मक हो रहा है लेकिन त्वरण हो रहा है। यहाँ धनात्मक हो रहा है लेकिन त्वरण हो रहा है, और यहाँ तो त्वरण हो ही रहा है। इतना तामझाम सिर्फ इसलिए किए कि ये बल्ला से जो बॉल इधर गया, इस तरफ से बॉल आ रहा था आपका, ठीक है ना, इस तरफ से बॉल आ रहा था और यहाँ पर टक्कर खा के जो इधर गया, वेग में परिवर्तन हुआ, असल में यहाँ पर त्वरण हुआ है। ठीक है, त्वरण इन लोगों ने भी किया है, लेकिन वही है कि निगेटिव एक्सेलरेशन किया है, ऋणात्मक त्वरण किया है, लेकिन त्वरण किया है। ठीक है, इन लोगों ने भी ऋणात्मक त्वरण किया है, इस बंदे को रोका है, तो इन लोगों ने भी मिलकर त्वरण किया। इसने भी त्वरण पैदा किया, इसने तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा कर दिया है, और इसने भी पैदा किया है त्वरण। और तीनों जगह क्या हो रहा है? बल लग रहा है। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों सिचुएशंस को हम हैंडल करते हुए अब हम बल का एक डेफिनेशन तुम्हें लिखा रहे हैं। तो ठीक है, बल का एक डेफिनेशन, चलो ठीक है, बल का एक डेफिनेशन देखो क्या है। तो सीधी सी बात है, बल वह कारक है जो पिंड में पिंड लिखने की जगह पे कहीं कहीं बहुत सारे बुक में पिंड नहीं लिखा रहता है, कण लिखा रहता है। आप परेशान मत होना, कोई खास बात नहीं है। बल वह कारक है जो पिंड या कण में त्वरण, कहीं कहीं मंदन लिखा भी रहता है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता, आप लिख लो, में त्वरण या मंदन उत्पन्न करता है। इतना ताम झाम सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो सारे चीज़ों को, यानी कि क्या क्या चीज़, सीरियल में सुनो, पुल, पुश, गति से विराम, विराम से गति, गति की दिशा में परिवर्तन, इन सारी बातों को कुल मिलाकर एक लाइन में कहेंगे तो यही कहेंगे कि बल वह कारक है जो पिंड या कण में त्वरण या मंथन उत्पन्न करता है। ठीक है, फोर्स इज द काउजिंग एजेंट, या फिर फोर्स इज द काउज विच प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन एनी बॉडी। The cause of acceleration in any body or particle is called force.
इतना ही सिंपल है, ये कुछ खास नहीं है इसमें। और ये त्वरण मंदन वर्ड से आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में कम से कम ये 3 बातें तो हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि ये तीनों त्वरण कर रहा है। बॉल के दिशा में परिवर्तन कर दिया तो भी त्वरण है, बॉल रखा हुआ था मार दिया खींच के तो पक्का त्वरण है, और कोई बॉल जा रहा था कहीं, कुछ लोगों ने मिलकर फोर्स लगा के उसे रोक दिया तो वहाँ पर भी त्वरण हुआ है। बस यही बात है कि निगेटिव त्वरण हुआ है, मंदन भी कह सकते हैं उसको, इसीलिए तो बल के डेफिनेशन में मैंने मंदन लिख ही दिया है। तो ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये एकदम क्लियर है आपका यहाँ। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई है। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हो जाता है, थोड़ा सा बात आगे भी बढ़ता है। आगे क्या बढ़ता है, तो बल से सिर्फ गति ऐसा नहीं होता है कि गति विराम से गति में आ गया, ठीक है, गति से विराम में आ गया, दिशा परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं होता है। बल से कुछ और भी होता है। देखो ये क्या है, फॉर्च्यूनर है क्या, अच्छा जो भी गाड़ी है, लेकिन ऐसा गाड़ी देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, समझाना है तो दिखाना ही पड़ेगा। लगता है कि ये कहीं पर इसे किसी ने बल लगा दिया है, ठीक है, इसे किसी ट्रक ने बल लगा दिया है, लग गया बल बेचारे पे। तो बल लग जाने से क्या हो गया है, तो बल लग जाने से इसको कहा जाता है विकृति आ गया है, सॉरी, ठीक है, विकृति आ गया है, डिफॉर्म हो गया है, शेप में चेंज आ गया है। बल के लग जाने से किसी पिंड के शेप में चेंज भी आता है, बल का ये भी गुण है। बल के लग जाने से, जैसे ये स्प्रिंग है, इसमें बल जैसे ही लगा तो फिर इसका भी शेप बदल गया या साइज बदल गया। अच्छा वाइट है तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि वाइट लिखा भी जा रहा है। चलो देखो, बल लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, शेप बदल गया और साइज भी बदल गया, ठीक है। कोई आटा कहीं गुथा हुआ था, इस तरह से आटा लाल नहीं होता है, ठीक है, तो आटा गुथा हुआ था, इस तरह से आटा गुथा हुआ था, तुमने इसको पकड़ के ऐसे चाँप दिया तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। बीच से हाथ लगाया तो पकड़ के चाँप दिया तो वो कुछ इस तरह का हो गया। तो इसका क्या हुआ है, इसका बल लगने से इसमें इसका साइज भी बढ़ गया और शेप तो खैर बदल ही गया। शेप मतलब होता है आकार, जैसे ट्रायंगल होना, रेक्टेंगल होना, ये दोनों शेप है। लेकिन कोई ट्रायंगल का पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है और कोई ट्रायंगल का पेरीमीटर 500 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों का ट्रायंगल का शेप अलग अलग हुआ, सॉरी साइज अलग अलग हुआ, ठीक है ना। कोई एक कागज़ का टुकड़ा को काटा वो ट्रायंगल बन गया, कोई एक कागज़ का टुकड़ा को काटा वो स्क्वायर बन गया, तो कहा जाएगा कि दोनों का शेप अलग अलग है। लेकिन एक ट्रायंगल इतना सा है, एक ट्रायंगल इतना सा है, तो कहा जाएगा कि दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक है। तो बल लगाने से शेप और साइज भी चेंज होता है। लेकिन क्या सर आपका ये वाला डेफिनेशन से ये वाली बात की पुष्टि हो जाती है, ये जो बात है, क्या ये बात हम लोग इस डेफिनेशन के ज़रिए से बता सकते हैं, मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं? इस डेफिनेशन से कैसे तय होगा? देखो इस डेफिनेशन में एक बात लिखा गया है यहाँ, कन, इसी कन वर्ड पर हम लोग पार करेंगे। कैसे? तो कन वर्ड का मतलब देखो कि ये जो जब नया फॉर्च्यूनर होगा, जब शोरूम से निकला होगा, बिल्कुल ठीक ठाक होगा यहाँ पर, लेकिन जैसे ही इस पर किसी ने बल लगा दिया, इसका कन में गति आ गया, इसके कन में त्वरण आ गया, और जहाँ जहाँ का कन तुम खराब होया हुआ देखते हो, टूटा हुआ देखते हो, वो सब कन अंदर की तरफ गति किया और गति करके वहीं रह गया। फिर से अपने वापस, हर कुछ रबड़ का तो होता नहीं है कि गति करके वापस अपने जगह पे फिर से आ जाए जैसा पहले था, तो फिर वो वहीं रह गया और इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर पूरा डिटेल में जाकर देखना चाहें, अगर सपोज कि ये जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कोई स्लो मोशन वीडियो रहे, तो यही दिखेगा ना कि जो भी पार्टिकल यहाँ था, लोहा का जो भी पार्टिकल था, कण था, उसमें तेज त्वरण आया और वो अंदर की तरफ धंस गया। तो त्वरण तो यहाँ भी हो रहा है। तो क्या हम जो डेफिनेशन ये वाला है कि द
causing agent for acceleration in any body is called force, क्या वो सारी की सारी परिस्थितियों में लागू होता है? क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है? बिल्कुल है। आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कह सकते हैं। इस डेफिनेशन में बल का सारा प्रॉपर्टी इंक्लूड है, समाहित है, ठीक है। अब जब इतना हो गया है तो आज का क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि एक दिन में इससे ज़्यादा रैप अप करना आपके लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इसलिए ठीक नहीं है कि अब करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में कुछ छूट जाए, कुछ दिमाग से निकल जाए। आपके लिए इसलिए ताकि इतना चीज़ जो पढ़ें आप आज जा कर के अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए, किताब पढ़िए और आसपास में कुछ एग्जाम्पल देखिए। देखिए किताब से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नया नया एग्जाम्पल ढूंढिए, उसको लिखिए, कुछ भी नया ऑब्जर्व करते हैं लिखिए, कोशिश कीजिए खोजने का कि ये जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई इसके अलावा भी कुछ दुनिया में है, तभी तो आप आविष्कारक बनेंगे। तो इन्वेंशन का गेम ऐसे ही चलेगा और चलता ही रहेगा। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड दिस क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।